कि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सेक्शन 5, देखिए ये क्या था। सेक्शन 5 इसका हेडिंग है डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटी। अपॉइंट करना था कि भाई सब जगह करिए, और इसमें मैंने 5(2) याद है 4152 कहा था, विद इमीडिएट इफेक्ट आ गया था। यहां पे देखिएगा 5(2) में क्या आता है, डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटी। पब्लिक ऑथोरिटी, आइए जरा इसमें देखिए क्या क्या बातें की गई पब्लिक ऑथोरिटी के बारे में। सेक्शन 5 की भी एक खासियत है, आगे एक्ट बनाने वालों ने बड़ा इंटरेस्टिंग सोचा होगा। इसमें भी कहा हम 5 बातें करेंगे। सेक्शन 4 में कितनी बातें? 4 बातें। इसमें भी इन्होंने कहा सेक्शन 5 में 5 बातें करेंगे। 1 हम रख लेते हैं, 1 2 3, सब तो एक बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन चार्ट आपको पता होना चाहिए। 5, देखिए सेक्शन 5 में 5 बातें हैं। 5 बातें एकदम आप माइंड में अभी रख लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कहा कि सेक्शन 5(2) की बात मैंने की थी। कहा यहां पे पहला टारगेट दिया कि विद इन 100 डेज, पब्लिक ऑथोरिटी को बोला कुछ काम करिए। विद इन 100 डेज, 100 दिनों का टारगेट दिया। कहा क्या करिए, आप अपॉइंट कर दीजिए, फटाफट डिजाइनेट कर दीजिए जिनको करना है। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसा भी केस हो, कहा ऑल ऑफिसेस में, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आप फटाफट करिए। 100 दिनों का टारगेट दे दिया। कहा ठीक है 100 मतलब ये तो ऑटोमेटिक है, 100 दिनों का टारगेट दे दिया तो इमीडिएट से आ ही गया। लेकिन मैंने 5(2) को लिखा था, जहां क्लियर नहीं है वहां मैंने इमीडिएटली लिखा कि इमीडिएट इफेक्ट से आएगा। अब देखिए हमारा देश इतना डेमोक्रेटिक है और नीचे तक का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जिला, अनुमंडल, सब डिवीजन इस तरह का बना हुआ है, सब डिस्ट्रिक्ट इस तरह का लेवल बना हुआ है। लोग अवेयर नहीं थे एट दैट टाइम, इट वाज डिसाइडेड। अब नहीं है ये, अब इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी गई है, बट एट दैट टाइम कहा कि एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल यहां पे हो, या कह सकते हैं एट सब डिवीजन लेवल। कई जगह इस तरह का फॉर्मेशन है। सब डिवीजन लेवल आपको क्या करना है, कहा एक असिस्टेंट अपॉइंट करिए, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या रहेगा नाम, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देखिए इसका नाम क्या है, एपीआईओ शॉर्ट में। कहा ये अपॉइंट करिए, इसका काम क्या रहेगा, कहा ये करेगा कि किस पर्पज से। कहा देखिए लोग को नहीं पता है कि नॉर्थ ब्लॉक से हमें इंफॉर्मेशन लेना है कि साउथ ब्लॉक से, कि हमें कर्तव्य भवन 1 से लेना है कि 2 से लेना है, कहां कौन बैठ रहे हैं। तो लोग आम पब्लिक है, इनके पास क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेके आएगा और ये सही जगह उनसे रिसीव करेंगे। ठीक है, इनका काम था रिसीविंग द एप्लीकेशन। ठीक है, रिसीविंग दी एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन लेंगे। अब भेजने वाले को नहीं पता है कि कहां भेजना है, ये एपीआईओ को पता है, ये सरकारी आदमी है, इनको पता है। एप्लीकेशन रिसीव किए और क्या करेंगे, एप्लीकेशन ही नहीं अपील भी आएगा, आरटीआई में अपील का भी प्रोविजन है, उसको भी ये रिसीव करेंगे और भेजेंगे अप्रोप्रिएट जगह। और दूसरा काम करेंगे फॉरवर्ड टू पब्लिक ऑथोरिटी, जो भी पब्लिक ऑथोरिटी है उनको ये फॉरवर्ड करेंगे। नाम में तो इनके ऑफिसर है, लेकिन काम सिर्फ क्या है, मतलब लेना और फॉरवर्ड करना, पोस्ट ऑफिस टाइप का काम है नहीं। रिसीविंग एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन, अपील जो भी है, फॉरवर्ड टू पब्लिक ऑथोरिटी। ऐसे देखिए नॉर्मली जवाब देने के लिए हमारे पास 30 दिनों का समय होता है, 30 डेज का, लेकिन इनके केस में रिप्लाई के लिए जो टाइम होता है 5 डेज एक्स्ट्रा टाइम इनको मिल जाएगा। 35 दिनों में जवाब देना होगा, 5 डेज एक्स्ट्रा टाइम। इसके लिए नॉर्मल 30 डेज में जवाब देते हैं, लेकिन अगर एपीआईओ को एप्लीकेशन दिए, ये 5 डेज एक्स्ट्रा टाइम वहां पे आपको रहेगा कि भाई ये 5 दिन लिया है, फॉरवर्ड करेगा, पहुंचने में टाइम लगेगा,
तो सीपीआईओ 30 दिनों में जवाब नहीं दे पाएगा, 5 दिन इसके लिए भी स्पेयर रखा गया। देखिए अब जो है मोदी सरकार जब आए तो इन्होंने कहा भाई ये अलग से एपीआईओ नाम में तो ऑफिसर है लेकिन काम तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस वाला है, इसलिए उन्होंने कहा ये काम मैं पोस्ट ऑफिस को दे रहा हूं। कहा जो भी एपीआईओ ऑफ पोस्ट ऑफिस है, एपीआईओ ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट का ये चिट्ठी का ही काम करते हैं, कहा ये क्या करेंगे, सेल एक्ट इन्हीं को बना दिया गया। सेल एक्ट क्या करेंगे, सेल एक्ट एपीआईओ फॉर ऑल, एपीआईओ फॉर ऑल, सबके लिए कहा आप ही करिए। अभी भी वहां पे मिलेंगे, हालांकि खोजने पे मिलते हैं। एक बार मैंने इसे ट्रायल के लिए पता किया, एक पोस्ट ऑफिस में पूछा तो बता नहीं रहे थे, सोचे कि नहीं अब तो सब लोगों को इंटरनेट का जमाना है, सब पता है, ये आ गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, जानने के लिए कहा हाँ हमारे यहाँ ये जो है यही एपीआईओ डिजाइनेट, वो चाहते हैं काम से बचना तो अपना जुगाड़ कर लेते हैं कि भाई एपीआईओ जो पोस्टल डिपार्टमेंट के अब सबके वही है, अलग अलग नहीं करना है। एपीआईओ को एप्लीकेशन देंगे 5 डेज टाइम एक्स्ट्रा रहेगा। चलिए सेक्शन 2 में तो आपने देखा एपीआईओ की बात थी। सेक्शन 3 में देखिए जो इंफॉर्मेशन सीकर है उनके लिए कहा गया कि जो पब्लिक ऑथोरिटी हैं, सेक्शन 3 बात कर रहे हैं, पब्लिक ऑथोरिटी को बहुत काम दिया गया। कहा प्रोवाइड ऑल रीजनेबल असिस्टेंस, ऑल रीजनेबल असिस्टेंस, किसको, असिस्टेंस टू इंफॉर्मेशन सीकर, जो इंफॉर्मेशन मांगने वाले हैं उनको आप सारा रीजनेबल असिस्टेंस दीजिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेशन सीकर कहता है कि आ गया आपके पास, आप पब्लिक ऑथोरिटी हैं, वो कहता है मुझे राइटिंग नहीं आती है, मैं लिख नहीं सकता, तो ठीक है आप उससे रीजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, एक आदमी दे देंगे या खुद लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन उन जो जो इंफॉर्मेशन बोलेगा सब लिख के उसको मदद कर देंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं लिखने आता है तो जाओ जानो तुम, ये नहीं करने, हमें सारे रीजनेबल असिस्टेंस उसे प्रोवाइड करने हैं। चलिए जरा इसमें हम 3 तक आ गए हैं, 3 बातें कर ली हैं, 2 बात के लिए बोर्ड चेंज कर लेते हैं। आइए पढ़ रहे थे आप सेक्शन 5, सेक्शन 5 में आपने 1 पढ़ लिया, 5 बातें थी इसमें, 2 पढ़ लिया है, 3 पढ़ लिया है। अब आइए जरा 4 और 5 को हम पढ़ने चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल बातें की गई है, सिर्फ सेक्शन नंबर इसलिए क्योंकि आपको सेक्शन नंबर भी पूछा जाता है। देखिए अब सीपीआईओ बेचारा या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इतने दबाव में आ गए, सारे इंफॉर्मेशन देना है, रीजनेबल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब काम इन्हीं को था। तो मान लीजिए कोई आया है कि हमें लिखने नहीं आता है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। सीपीआईओ के पास टाइम नहीं है, खुद वो बिजी है, तो कह सकते हैं कि बेसिक असिस्टेंस ऑफ अदर, कहा सिर्फ यही जान नहीं गंवाएंगे, इनके साथ जो काम करने वाले लोग होंगे, या मान लीजिए इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, रिकॉर्ड कहाँ होता है, सेक्शन में होता है, सेक्शन ऑफिसर के पास है, तो आप उनसे रिकॉर्ड मांगना है तो आप उनसे असिस्टेंस मांग सकते हैं कि रिकॉर्ड प्रोवाइड करिए। बेसिक असिस्टेंस ऑफ अदर ऑफिसर, कहा आप मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अदर ऑफिसर का, लेकिन रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा रिप्लाई तुम बना दो, इस तरह का नहीं कर सकते। बेसिक असिस्टेंस ऑफ अदर ऑफिसर इफ नेसेसरी, ये नहीं मेरा जवाब बना दीजिए, ये तो जवाब अपना खुद बनाएंगे आरटीआई का रिप्लाई, आप जब नेसेसरी है तो आप उनसे मांग सकते हैं अदर ऑफिसर का। कहा ठीक है, लेकिन वो मदद करें ना करें, गड़बड़ जवाब दे दे, बोले हमारा क्या जिम्मेदारी है। कहा अगर इंफॉर्मेशन आपने शॉर्ट किया है, उनसे कुछ मांगा है, मदद मांगा है, तो कहा असिस्टेंस जो शॉर्ट है, आपने मांगा है उनसे असिस्टेंस, कुछ रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ये असिस्टेंस दीजिए,
फ्रॉम होम, जिससे भी मांगा उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो वो कुछ भी इंफॉर्मेशन देके निकल जाएंगे। कहा शैल बी ट्रीटेड एज, कैसे ट्रीट करेंगे? कहा डिम्ड पीआईओ, क्या ट्रीट करेंगे? शैल बी ट्रीटेड एज डिम्ड पीआईओ, हमारे लिए वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर पेनाल्टी लगेगी और इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो इनको भी पेनाल्टी लग सकती है फॉर आरटीआई पर्पसेस। डिम्ड पीआईओ किसके लिए? फॉर आरटीआई एक्ट पर्पसेस। जो आरटीआई एक्ट में चीजें हैं उसी के लिए। आप ये नहीं बोलेंगे कि वो तो डिम्ड पीआईओ एक काम के लिए बन गया, बार बार उनको कर रहे हैं। उस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिनसे असिस्टेंस मांगे तो वो भी अब अकाउंटेबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिम्ड पीआईओ है। अब गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, 30 दिनों में आपको जवाब देना, वो भी पहले प्रोवाइड करेंगे। नहीं करेंगे तो दे विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिलेड इंफॉर्मेशन, और फिर उसके लिए नोइंगली अगर रहेगा तो पेनाल्टी हो सकती है। ठीक है, देखिए सेक्शन 5 में 5 बातें थी। जरा चलते हैं, आपने 5 बातें सिंपल सी सारी बातें थी। जरा चलते हैं सेक्शन 6 में। चार्ट में एक एक कीवर्ड आपको याद रखना चाहिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल है। सबसे अच्छी बात है कि ये सिंपल है। सेक्शन 6, सेक्शन 6 में जरा आप देखेंगे तो काफी, सेक्शन 6 में ओनली 3 बातें की गई। मतलब कहते हैं ना, बड़ा रिलीवेंट जोड़ जोड़ के बनाया गया है। कैसे? सेक्शन 4 में 4 बातें, सेक्शन 5 में 5 बातें। अब सेक्शन 6 में 6 बातें नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कहा हम 3 बातें करेंगे, मतलब इसका हाफ, 1 2 और ये 3, इसमें 3 सब सेक्शंस बनाए। सेक्शन 6 का हेडिंग क्या है? कहा रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। आप सूचना मांगने के लिए आपको क्या ध्यान में रखने हैं, क्या करने हैं? देखिए, कहा कि रिक्वेस्ट जो होना चाहिए वो किस किस लैंग्वेज में हो सकता है। राइटिंग में भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। वर्बल में आप रीजनेबल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। आजकल तो फोन वाला भी आ गया है, बिहार में इंप्लीमेंट किया था। फोन में आप टेलीफोन में बता दीजिए, वो प्रिंट होकर उनके पास निकल के सही जगह पहुंच जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन लैंग्वेज जो होना चाहिए वो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हिंदी हो या इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज तो हमेशा कॉमन रहते ही रहते हैं। या कहते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एरिया। ऐसा क्यों है? आप मान लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज जहां का जो है, जिसमें ऑफिस का काम होता है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। ऐसा नहीं कि लोकल लैंग्वेज कर लीजिए। नॉर्मल लोकल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रहता है, लेकिन इंडिया में ना भाषा बहुत ज्यादा चेंज होती है। आपने देखा होगा लैंग्वेज का जो चेंज, लैंग्वेज का फ्रिक्वेंसी है काफी ज्यादा है। उसमें अब थोड़े ही दूर जाने पे एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में बदल जाता है। तो हर जगह के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज कर रखा है कि ये जैसे ऑफिशियल यहाँ का काम इस लैंग्वेज में होगा, वहां के स्टेट ने डिक्लेयर कर रखा है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया में ही करिए। अदरवाइज मतलब वो होगा कि भाई नहीं तो वो मना भी कर सकते हैं। कैसे? उनको समझ में ही नहीं आएगा हर किसी का लैंग्वेज। सीपीआई और एसपीआई क्या बिग बॉन्ग, आजकल तो गूगल लेंस आ गया, ये आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली वो हर चीज के जानकार नहीं हो। प्लस आप इसके साथ फी भी लगाइए। फी जहां अप्लीकेबल है, जहां नहीं अप्लीकेबल है वहां कोई बात नहीं है। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए अप्लीकेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, फी ई अप्लीकेबल। ठीक है, ये आप भेजेंगे। हाँ, यहीं पे कहा गया कि भाई जो पहले भी बात मैंने कर ली है कि जो सीपीआईओ हैं, ठीक है, एसपीआईओ हैं, ये क्या करेंगे?
स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रेंडर रीजनेबल असिस्टेंस, जैसे लिखने नहीं आता है तो लिखने में मदद कर देंगे, उनके पास आ गया तो रेंडर रीजनेबल असिस्टेंस। कई बार है ना एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उनके पे आके कह रहा है, उन्होंने फाइल में नोट कर लिया, ठीक है जाइए हम 30 दिन के इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, उससे लिख लिया और करके फिर दे दिया। तो ये भी करेंगे। आपको इन 3 लैंग्वेज में करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंपल, लोग लोकल लैंग्वेज ऑप्शन में देकर के आपको कंफ्यूज कर देता, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया रहेगा। कभी भी रीजन फॉर, अब सेकेंड नंबर बात है, रीजन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन इज not required to disclose, reason is not required to provide। कोई आदमी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सीख कर रहा है, क्यों मांग रहा है इंफॉर्मेशन, कोर्ट में जाएगा, उसको चाहिए नहीं चाहिए, उसका मतलब है नहीं है, आप रीजन नहीं मांग सकते, ठीक है, ये रीजन देने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जिससे आप उसको इंफॉर्मेशन भेज सकें। मेरे पास भी कई तरह के आरटीआई लोगों के, हर सीपीआई के पास आते हैं, मिस्टर आर ऐसे नाम में कुछ डाल देगा, सिर्फ ईमेल होता है, कहा एक ईमेल है, ईमेल से आप भेज सकते हैं, ठीक है इनफ। कहा पोस्ट बॉक्स नंबर है, जहां पे डाल दीजिए, पता नहीं चलेगा कौन मांग रहा है। आपको सिटीजनशिप वेरीफाई करना है करिए, बट पोस्ट बॉक्स नंबर ये ही इनफ है, जरूरत नहीं है। ओनली कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी जिससे आप कॉन्टैक्ट हो सके, आप उन तक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकें, इतना ही। कोई रीजन नहीं मांग सकते। अब आप आरटीआई लगाएंगे तो रीजन वो कोई नहीं मांग सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई रीजन बताइए। आइए देखिए चरण थर्ड, कहा कि अगर इंफॉर्मेशन मांगा गया लेकिन कई बार गलती से किसी और ऑफिसर के पास चला गया, सीपीआई के पास, जिनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, कहा अगर जो इंफॉर्मेशन शॉर्ट है, चलिए इसमें अगले बोर्ड में ले लेते हैं ताकि सही से आ जाए, तो फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। देखिए हम लोग सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 6 में आपने 1 और 2 पढ़ लिया है। सेक्शन 6 में 3 ही बातें थी, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ जो सेक्शन है उसका हाफ 3 बातें थी, क्योंकि यहाँ 6 बातें बन नहीं रही थी, तो बड़ा ही कायदे से 3 बातें रखा गया। कहा कि अगर इंफॉर्मेशन शॉर्ट जो भी है, जो भी आपने मांगा है, इंफॉर्मेशन शॉर्ट जो भी है, ये क्या है? कहा आपके पास नहीं है। मतलब क्या है? हेल्ड बाय अदर पब्लिक ऑथोरिटी। आप जानते हैं कि ये अदर पब्लिक ऑथोरिटी के पास हेल्ड किया हुआ है, या आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अदर पब्लिक ऑथोरिटी। किससे जुड़ा हुआ है? क्लोजली कनेक्टेड विथ फंक्शन ऑफ अदर पब्लिक ऑथोरिटी। अगर इन किसी से और से जुड़ा हुआ है, देखिए मैंने यहां पूरा लिखता हूं पीए, इसके पीछे रीजन है, पब्लिक ऑथोरिटी मैं कह रहा हूं, ऑथोरिटी। देखिए ऑथोरिटीज नहीं कहा, मतलब अगर एक दूसरे से जुड़ रहा है तो एक तक तो ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे में अगर 5 पब्लिक ऑथोरिटी से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। कहा अगर ऐसा है तो आप इससे क्या करिए? ट्रांसफर कर दीजिए इसे तुरंत। क्या करने, इसे ट्रांसफर कर देना है। कितने दिनों में? कहा एज इमीडिएटली, मतलब आपको पता चला कि आपका नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना कर सकते हैं कर दीजिए। नोट, अब इसमें लगाया नोट लेटर देन, नोट लेटर देन कितने दिन? 5 days।
5 दिनों से ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं ट्रांसफर करने में। ध्यान रखिएगा, अगर 5 दिनों से आपने ज्यादा लगाया तो वो आरटीआई का वायलेशन है। मतलब मैक्सिमम विद इन 5 डेज आपको उसे क्या कर देने हैं, ट्रांसफर कर देने हैं। अंडर सेक्शन 6(3) क्या करते हैं, ट्रांसफर आरटीआई एप्लीकेशन टू अदर पब्लिक अथॉरिटी टू whom information sought is closely connected और related। ठीक है, मतलब हमें 5 दिनों के भीतर ट्रांसफर करने हैं। अब सवाल आया, जो मैंने पब्लिक अथॉरिटी लिखा था, अगर मान लीजिए एक आरटीआई का एप्लीकेशन में 25 इंफॉर्मेशन 25 क्वेश्चंस हैं और वो 5 पब्लिक अथॉरिटी से या मोर देन 1 पब्लिक अथॉरिटी से रिलेट कर रहे हैं, आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए यहां क्लियर लिखता हूं, अथॉरिटी वर्ड है, अथॉरिटीज नहीं है। नोट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, नोट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर more than 1 पब्लिक अथॉरिटी, 1 पब्लिक अथॉरिटी। आजकल धड़ल्ले से लोग डिनाई कर रहे हैं इस नाम पे आरटीआई अगर पहुंच गया तो कहते हैं कि देखिए आपका इंफॉर्मेशन डीओपीटी से भी जुड़ता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से भी जुड़ता है, एमएचए से भी जुड़ता है, अरे ये तो मोर देन 1 पब्लिक अथॉरिटी हो गया, तो उनको नहीं ट्रांसफर करने हैं। दूसरा देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कर रहे हैं, कई बार मतलब जो आता है इंफॉर्मेशन, वो अगर रिलेटिंग टू स्टेट है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो आपको नो नीड टू ट्रांसफर, उनको करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बता दीजिए कि भाई ये रिलेटेड है उनसे, आप उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको कोई भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट या यूटी से जुड़ा हुआ है तो कई जगहों पे स्टेट या यूटी से भी करवाते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। दैट इज 6(3). हम लोग 5-10 मिनट और क्लास चलेंगे, सो दैट कि हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट भी किए थे और एक छुट्टी भी रही, हालांकि क्लास की संख्या बढ़ जाएगी, रिसेंटली इंक्रीज कर देंगे हम थोड़े ही दिनों में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए जरा देखते हैं कि अब हम सेक्शन 6 के बाद आपने डिस्पोजल ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट चलते हैं। आपने सेक्शन 6 में देखा आरटीआई एप्लीकेशन आपके सामने आ जाता है, कैसे करने हैं, किस लैंग्वेज में करने हैं, कैसे ट्रांसफर करने हैं, ये सब आपको पता चल गया है। सेक्शन 7 का जरा चार्ट देखिए। अब 7 में कोशिश की गई, सेक्शन 6 में तो ज्यादा चीज नहीं मिला, लेकिन सेक्शन 7 में कोशिश की गई होगी कि 7 बातें कही जाए, लेकिन वहां पे 9 बातें कही पड़ी। तो सेक्शन 7 में कुल आपको 9 बातें मिलेगी, 9 इंफॉर्मेशन, 9 स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। कितने? 9। देखिए मैं चार्ट बनाने के लिए तो 1 2 लिख लेता हूँ, 1 2, लेकिन सारे एक में आएंगे नहीं, 3 4 छोटी छोटी बातें, 5 6 7 8 और यहाँ पे मैंने लास्ट 9 रख दिया। जरा आते हैं, फर्स्ट बातें क्या की गई। कहा गया कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है या रिजेक्ट करना है वो कितने दिनों में करें। तो कहा आपको इंफॉर्मेशन अगर देना है तो प्रोवाइड कर दीजिए इंफॉर्मेशन, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए। नॉर्मली कहा विद इन 13 डेज, कितने दिनों में? विद इन 13 डेज में आप इसे डिस्पोज करें। कई बार ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, देखिए जरा यहां पे आ रहा है एक्सेप्ट, इंफॉर्मेशन ऐसा मांगा गया है जो रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन है। लाइफ और लिबर्टी, किसी की आजादी से या किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति के डॉटर का किडनैप हो गया था, बच्चे का किडनैप हो गया था, उसने इंफॉर्मेशन मांगा था पुलिस डिपार्टमेंट से
लिबर्टी, अब कोई किडनैप्ड है, उसकी लिबर्टी गई या लाइफ पे भी खतरा हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन जो देने हैं आपको विद इन 48 आवर देने हैं। कितने समयों में? विद इन 48 आवर्स आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं। देखिए, पेंशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे किसी का नन पेमेंट ऑफ पेंशन, उसने कहा, इस कोर्ट सीआईसी ने डिसीजन दिया कि नहीं नहीं, ये भी लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है, पेंशन नहीं मिलेगा तो बेचारे ये खाएंगे क्या, मर जाएंगे। हालांकि मुझे भी थोड़ा पता लगा उस डिसीजन को पढ़ के, बट ये मेरा अपना व्यू था। दैट इज कोर्ट का, सीआईसी का व्यू है कि यस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेंशन क्या है, अगर जैसे कुछ भी इस तरह के एग्जांपल्स आप रख सकते हैं, जैसे किडनैपिंग का मैंने कहा, किडनैपिंग केसेस वाला, पेंशन से रिलेटेड जो पेंशन का नन पेमेंट था उससे रिलेटेड भी, ये सब 48 घंटे के भीतर आपको इंफॉर्मेशन देने हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, विद इन 48 आवर्स आपको देने हैं। ये लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी हुई चीजें अगर हो तो किसी का भी। चलिए, ये तो हो गया। अदरवाइज 30 डेज आपके पास समय है, नॉर्मल 30 डेज में, वर्किंग डेज नहीं लिख रहा हूँ, सैटरडे संडे हॉलीडे सब इंक्लूडेड है, इस बात को याद रखिएगा। आरटीआई में ये एक परेशानी रहती है, अगर 30 वर्किंग डेज होता फिर तो काफी सहूलियत होती, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर कहते हैं इस पीरियड में, जो भी ये पीरियड है, इफ फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन, इफ फेल्स टू गिव या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, या रिजेक्शन, अगर आपको देना है तो देना है, आपने रिजेक्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इसमें, चलिए अगर कहा कि दे नहीं पाते हैं, रिजेक्शन तो ऑटोमेटिक सुओ मोटो आ ही जाएगा, तो मतलब डीम्ड टू बी रिजेक्टेड माना जाएगा, ये इसको मान ही लिया जाता है डीम्ड टू बी रिजेक्टेड। आपने जो भी लिख के उनको देना था आपने नहीं दिया, तो सुओ मोटो मान लेंगे ये कि ये रिजेक्ट कर दिया है आपने ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने समय के भीतर एफ कह सकते हैं कि आपने क्या किया, फेल हो गए हैं, फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो ये टाइम मैंने कहा है, तो ये माना जाएगा कि आपने रिजेक्ट कर दिया। चलिए, ये 7.2 में बातें कही गई है। जरा देखते हैं 7.3 काफी इंटरेस्टिंग है। कई बार क्या होता है, आपको फर्दर फी रिक्वायर्ड हो जाता है। फर्दर फी रिक्वायर्ड होने का मतलब ये होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, हम लोग सेक्शन 7 पढ़ रहे थे ना, तो एक बार जरा जस्ट सेक्शन 7 में हम लोगों ने 1 और 2 पढ़ लिया था। 9 बातें हैं, तो 9 बातें हम करेंगे, थर्ड की बातें करने के लिए आए थे। थर्ड में ये बातें मैं कह रहा था जहां पे आपको फर्दर फी की जरूरत हो, फर्दर फी रिक्वायर्ड है, आपने उनसे कहा कि फर्दर फी देना है, आपको कुछ पेपर चाहिए, तो आपने कहा कि ठीक है 25 पेज, आप 25 पेज मांग रहे हैं, 2 रुपए पर पेज, 50 रुपए आप जमा करिए। आपने फर्दर फी में क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये सभी होता है नॉर्मली, कॉस्ट ऑफ जो कह सकते हैं प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यही मांगते हैं कि पेज का कॉपी, सॉफ्ट कॉपी का भी मांगते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यही रहता है। जब फर्दर फी रिक्वायर्ड हो, जो भी इंटरवेनिंग पीरियड होगा, 30 डे कैसे काउंट करेंगे, जो इंटरवेनिंग पीरियड है, इंटरवेनिंग पीरियड कौन सा, जरा देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरवेनिंग पीरियड कहां का, तो कहते हैं कहां से कहां तक का, फ्रॉम डिस्पैच ऑफ इंटीमेशन, जिस दिन आपने उसको बताया कि आपको पैसा देना है, डिस्पैच ऑफ इंटीमेशन जिस दिन आपने किया, ठीक है, टू टू रिसिप्ट ऑफ फी, ये जो इंटरवेनिंग पीरियड है
ये इंटरवेनिंग पीरियड पूरे का पूरे एक्सक्लूडेड क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूडेड फॉर काउंटिंग ऑफ 30 डेज। 30 डेज या जो भी है 30 डेज के पीरियड में ही इस तरह का आता है। 30 डेज पीरियड 48 आवर में तो कुछ मांगते ही नहीं है, लाइफ लिबर्टी का होता है तो नॉर्मली तुरंत दे देते हैं। 30 डेज पीरियड काउंट करने के लिए, ठीक है, ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब एक आपके पास सेफगार्ड है। चलिए थर्ड के बाद जरा देखते हैं 4 नंबर में क्या बातें की गई है। सेक्शन 4 देखिए, सेक्शन 4 में स्पेसिफिक बातें की गई हैं। स्पेसिफिक बातें कैसे, कई लोग सेंसरली डिजेबल्ड होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन के नस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो अगर कोई वो सुन नहीं पाते हैं या समझने में प्रॉब्लम होती है उनको, सेंसरली डिजेबल्ड, लेकिन वो इतने भी नहीं होते कि समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं, तो कहा कि अगर इनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, सेंसरली डिजेबल्ड पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कहा ठीक है, जो सीपीआईओ हैं, एसपीआईओ हैं, पब्लिक ऑथोरिटी हैं, रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस, इनको क्या करेंगे, रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस। देखिए इनके साथ क्या होता है ना कि इनके नस में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर होता है, तो थोड़ा सा जैसे लिखे हुए चीजों को ये समझ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, सुन के चीजों को नहीं ग्रास्प कर सकते हैं, तो आप उनको इस तरह से इंफॉर्मेशन इतना मदद करिए सेंसरली डिजेबल्ड पर्सन को कि आप सीपीआई एसपीआई पब्लिक ऑथोरिटी सबके लिए है, सो दैट कि वो इनको समझ सकें, जो रीजनेबल पॉसिबल है आप उन्हें कर सकें। कई बार कोई लोग नहीं सुन ही नहीं पा रहे हैं बट उनका ब्रेन काम करता है, सुनने वाला गड़बड़, उनको लिख के दीजिए, प्रोवाइड करिए, ठीक है। ये 4 नंबर बातें थी। आइए जरा देखें सेक्शन 7 का 5 नंबर सेक्शन क्या बातें करता है। कहता है कि हमेशा आपको फी देना है, फी की बातें करता है, फी आपने देना है, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, बीपीएल हैं, इनके लिए नो फी, कोई भी फी नहीं लगेगा। इवन अगर ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो बीपीएल के लिए वो भी नहीं लगेगा, फर्दर डॉक्यूमेंट देने के लिए भी नो फी फॉर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, वो भी नहीं लगेगा, नो फी फॉर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपने कॉस्ट लेते थे ना सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट 2 रुपए पर पेज वाला, वो भी नहीं लगेगा, नो फी फॉर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट। बीपीएल फैमिली के लिए, कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। अदरवाइज फी होगा, फी हमेशा नॉर्मल केसेस में रहेगा। इवन सॉफ्ट कॉपी का भी फी होता है, सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं उनके लिए भी आप फी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, पर पेजेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हो या सॉफ्ट मतलब फिजिकल फॉर्म में हो, सब के लिए आप फी लेंगे, लेकिन बीपीएल के लिए कोई फी नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब चलिए 5 बातें हो गई, हमें इसमें 9 बातें करनी है। सेक्शन 7 में जरा 5 बातें आपने की है, मैं इस चार्ट में रख लूं। सेक्शन 7 आप लोगों ने 1 to 5 बातें कर ली हैं, ठीक है। जरा सेक्शन 7 का सब सेक्शन 6 क्या कहता है। मान लीजिए पब्लिक ऑथोरिटी फेल हो गया टाइमलाइन में इंफॉर्मेशन देने में, तो वो रिजेक्टेड माना जाता है। इफ जो भी पब्लिक ऑथोरिटी हैं, सीपीआईओ हैं, एसपीआईओ हैं, क्या होते हैं, फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन किसमें,
कहते हैं विद इन टाइमलाइन। जो टाइमलाइन 30 दिन का दिया गया है या 48 आवर का दिया गया है, कहा अगर फेल हो गए तो जो इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे देना होगा? इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड, मतलब बी प्रोवाइडेड, आपको देना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप पैसा नहीं मांग सकते। बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए टाइम फ्रेम में ही पैसा ले सकते हैं, टाइम फ्रेम से ऊपर जाने में आप पैसा नहीं ले सकते हैं। जरा देखिए, अब 7 और 8, 9, 10 की हम बात करते हैं। जरा सब सेक्शन 7 का 7 क्या करता है? थर्ड पार्टी के बारे में आज ही आप लोगों ने पढ़ा। अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड है थर्ड पार्टी से तो रिप्रेजेंटेशन लेना है थर्ड पार्टी का, उनको इनवाइट करना है कि बताइए। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड पार्टी आएगा कि मेरा इंफॉर्मेशन मत डिस्क्लोज करिए, वो क्या होगा? शैल बी कॉन्सिडर्ड, वो सीपीआईओ कॉन्सिडर करेंगे। शैल बी कॉन्सिडर्ड बाय सीपीआईओ, इस बात को याद रखिएगा। यहां पे मैं अभी एक चीज छोड़ रहा हूं, वो छोड़ रहा हूं, रूल 11 जोड़ेंगे। वहां पे रूल 11 में प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे थर्ड पार्टी से आपको डील करने हैं। प्रोसीजर टू डील, कैसे उनको नोटिस देने हैं, क्या करने हैं, उनसे रिप्रेजेंटेशन मंगवाने हैं। लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करने ही होंगे। ये कंसीडर करने की बात 7 में कही गई है। आइए, जब भी आप, ठीक है, 7 के बाद कोई इंफॉर्मेशन आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ये डिस्पोजल ऑफ इंफॉर्मेशन है, कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो सेक्शन 7 के आपने पढ़ लिया 1 to 7 तक। जरा देखिए सेक्शन 8 में, जब सब सेक्शन 8 में जब आप पहुंचेंगे तो कहता है कि जहां इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, इफ इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, तो सीपीआईओ या एसपीआईओ जो भी हैं, ये क्या करेंगे? मस्ट कम्युनिकेट, इनको बताना है। क्या कम्युनिकेट करना है? जिनसे इंफॉर्मेशन लिए हैं, मस्ट कम्युनिकेट, एकदम करना ही करना है। ए रीजन ऑफ रिजेक्शन, क्यों रिजेक्ट किए हैं, किस आधार पे, कौन से रूल में रिजेक्ट किए हैं इंफॉर्मेशन का। बी पीरियड फॉर अपील, कितने दिनों में कर सकते हैं? पीरियड फॉर अपील, बताइए आप अपील करने के लिए कैसे अपील कर सकते हैं। और सी पार्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट ऑथोरिटी, पार्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट ऑथोरिटी, मतलब अब क्या, अपीलेट ऑथोरिटी का एड्रेस, घर का नहीं, ऑफिस का। पूछ सकता है एड्रेस देना है कि नहीं देना है? हाँ, पार्टिकुलर्स में ऑफिस एड्रेस, एड्रेस अगर बोले तो मतलब ऑफिस एड्रेस ही होता है। यस करने हैं, ऑफिस एड्रेस देने हैं आपको, उनका ईमेल, अपना तो देना ही देना है, उनका ईमेल देना है, टेलीफोन नंबर, मतलब ऑफिस टेलीफोन नंबर, ऑफिस वाला मोबाइल नंबर मत दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई फैक्स है तो वो भी दे दीजिए, कुछ भेजना होगा भेजेगा। ऑफिस टेलीफोन नंबर, उनका डिजिग्नेशन भी बताने हैं कि किस पोस्ट पे हैं, डिजिग्नेशन, नाम भी बताने हैं, क्या नाम है, या नाम नहीं तो नाम रहना ही चाहिए, नाम तो होता ही है डिजिग्नेशन के साथ साथ। सो एंड सो मिस्टर एक्स कुमार इज द पब्लिक अथॉरिटी, ये हैं, इस पोस्ट पे हैं, नाम, डिजिग्नेशन, ईमेल, रूम नंबर, ये है। पार्टिकुलर्स का मतलब ऑफिशियल एड्रेस है। कई लोग घर का एड्रेस समझ लेते हैं और एग्जाम में पूछता है तो बोलते हैं कि नहीं 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 देना है, लेकिन वो देना होता है, ठीक है, ये देना होता है। देखिए सेक्शन 8 में रिजेक्शन की बातें की गई। रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करने हैं।
आपको रीजन कम्युनिकेट करने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। विदाउट रीजन ऐसे सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सेइंग कि दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, तो वो सही नहीं है, उसमें आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। आइए जरा सेक्शन 7 का लास्ट नंबर आपने 1 to 8 पढ़ लिया है, जरा लास्ट नंबर 9 नंबर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है और जिसका इस्तेमाल आप काफी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। सेक्शन 9 में कहता है कि जैसा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड है, इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में मांगा गया है, इंफॉर्मेशन कहते हैं वैसे ही आपको देना है। शैल बी प्रोवाइडेड, सॉफ्ट कॉपी मांगा तो सॉफ्ट कॉपी दीजिए, हार्ड कॉपी मांगा तो हार्ड कॉपी भी दीजिए। इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड कैसे, कहते हैं इन फॉर्म, इस उसी रूप में, किसमें, कहते हैं इन विच, जिसमें क्या हो गया है, इट इज शॉर्ट, ये मांगा जाता है। अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन आता है, उसमें एक टेबल बना के आता है, कहता है ये टेबल में हमें इंफॉर्मेशन भर के दीजिए, क्या ये देना है? नहीं, इसमें एक कंडीशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अनलेस, जब तक कि, मतलब आपके पास उस फॉर्म में अवेलेबल है तो दे दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। अनलेस फर्स्ट disproportionately divert the resources of government, अगर disproportionately डाइवर्ट करता है गवर्नमेंट के रिसोर्सेस को तब नहीं देना है। जैसे आपके पास मान लीजिए हार्ड कॉपी में मटेरियल अवेलेबल है, अब आप उसको स्कैन करके, वो बोला हमें सीडी बना के भेजिए, अननेसेसरी एक एम्प्लॉय लगाना पड़ेगा, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेटली डाइवर्ट दी गवर्नमेंट का रिसोर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसी काम के लिए थे नहीं ना, वो तो अन्य काम के लिए भी थे, पब्लिक वेलफेयर के लिए थे, तो मना कर देंगे भाई हम नहीं दे सकते हैं। दूसरा, कोई कहता है ओरिजिनल का ही मुझे पेज फाड़ के दे दीजिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पेज निकाल के दे दीजिए, या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी करके दीजिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था अब उसको उठा के इस तरह करना, वो ओरिजिनल प्रोटेक्टेड है, उसके लिए डिट्रीमेंटल होगा, उसके सेफ्टी के लिए। तो ऐसे इंफॉर्मेशन भी नहीं देने हैं जो डिट्रीमेंटल टू, कहते हैं ना सेफ्टी ऑफ, डिट्रीमेंटल टू सेफ्टी ऑफ, कह सकते हैं सेफ्टी ऑफ, या कह सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड है। आप ऐसे इंफॉर्मेशन मना कर दीजिए, भाई ओरिजिनल टच नहीं करेंगे, हमारा ओरिजिनल ही खत्म हो जाएगा, तो हम ऐसे इंफॉर्मेशन को कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं देने की जरूरत है। सेक्शन 7-9 काफी लोग इन्वोक करते हैं, जब आप मांगेंगे डाटा इस कंपाइल करके टेबुलर फॉर्म में दीजिए, वो बोलेंगे कि भाई ये सेक्शन 7-9A में डिस्प्रपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हम नहीं देंगे, जाओ हमें नहीं देना है, मना कर देंगे। CIC भी बोलेगा यस नहीं देना है। चलिए आज का क्लास हम लोग सेक्शन 7 तक ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे पूरा कर लेंगे।